बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच इस सीरीज में। पाकिस्तान के लिए वैसे तो अगले दोनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों मैचेस ही पाकिस्तान को जीतने हैं। अगर पाकिस्तान को इस सीरीज में जीत के साथ इस सीरीज का इख्तिताम करना है, यानी सीरीज जीतनी है पाकिस्तान ने, तो अगले दोनों मैचेस यानी चौथा और पांचवा T20 मैच पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। अदरवाइज अगर पाकिस्तान दोनों मैचेस हार जाती है पाकिस्तान की टीम, तो पाकिस्तान सीरीज हार जाएगी, और अगर एक भी हार जाती है तो भी पाकिस्तान सीरीज बराबर करेगी, पाकिस्तान की टीम सीरीज जीत नहीं पाएगी। तो सीरीज जीतने के लिए ये दोनों मैचेस जीतना जरूरी है। लेकिन इस चौथे मैच से पहले, जो कि लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होने जा रहा है, उससे पहले पाकिस्तान के दो इंपॉर्टेंट प्लेयर, आप उनको इंपॉर्टेंट कहें या जो कुछ मर्जी कहें, लेकिन ऑब्वियसली वो आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, वो दो प्लेयर तो आपके बाहर हो गए, यानी मोहम्मद रिजवान और इरफान खान नियाजी दोनों बाहर हो गए हैं, दोनों इंजर्ड हुए हैं, दोनों को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, और इरफान खान नियाजी को भी हैमस्ट्रिंग का मसला हुआ है, उधर से मोहम्मद रिजवान को भी हैमस्ट्रिंग का मसला हुआ है। मैंने कंफर्म किया है और कंफर्म यही हुआ है कि वो भी अनवेल फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और वो भी अवेलेबल नहीं होंगे इस चौथे मैच के लिए और पांचवें मैच के लिए भी। यानी इन दोनों को अब रेस्ट करवाया जा रहा है और इनको रीहैब के लिए कहा गया कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA में पहुंच जाएं। अब ये तो दो तब्दीलियां, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है ना कि चौथे मैच में पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगा। तो ये दो तब्दीलियां तो फोर्स्ड होने जा रही हैं, यानी जो तीसरे मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी उसमें खेलने वाले जो 11 थे, उसमें से ये दो आपको नहीं नजर आएंगे, ये कंफर्म है 110%। अब इनकी जगह कौन आएगा, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये दोनों बैट्समैन हैं, ये बॉलर नहीं है। हम बात बॉलर्स की कर रहे हैं, ऑलराउंडर्स की कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज हैं। तो इनकी जगह कौन से दो बल्लेबाज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे, सबसे बड़ा ये सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल कि क्या पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट मोहम्मद आमिर को कमबैक करवाएगी, या कम से कम इमाद वसीम की वापसी होने जा रही है इस मैच में, यह भी एक बड़ा सवाल है। सो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, क्या ये दोनों वापस आएंगे? तो ये दो तब्दीलियां तो ये हो गई अगर ये होती हैं, और दो तब्दीलियां जो हैं वो बल्लेबाजी की हो गई, तो चार ऑलमोस्ट तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही है। अब वो जरूरी नहीं है कि मोहम्मद आमिर ही आए, जरूरी नहीं है कि इमाद वसीम आए, जरूरी यह है कि बॉलर्स में से मुझे जो खबरें मिली है कि कम से कम दो बॉलर्स को रेस्ट दिया जा सकता है। और वो दो बॉलर्स कौन से हैं आगे चल के आपको मैं प्लेइंग 11 बताता हूं। जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक प्लेइंग 11 सामने आई है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और वो आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले प्लान ये था कि शायद साइम अयूब को रेस्ट दे दिया जाए, लेकिन ये जो प्लान है ये तो नाकाम हो गया, क्योंकि साइम अयूब को अगर अब आप रेस्ट देते हैं तो इस पहले ही दो बल्लेबाज आपके सीनियर बल्लेबाज या एक्सपीरियंस, एक तो बहुत एक्सपीरियंस बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, वो तो फ्यूचर के नायब कप्तान बनने थे, उनके बारे में तो फैसला हो गया था कि उनको नायब कप्तान बनाया जा रहा है, अब वो बाहर हो गए, कम से कम 3 से 4 हफ्ते के लिए बाहर हो गए। उनके तो वर्ल्ड कप के हवाले से भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। उसके बाद इरफान खान नियाजी, वो भी प्लेइंग 11 का इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, दोनों मैचेस काफ़ी बेहतर खेले उन्होंने, और जो लास्ट मैच है उसमें काफ़ी अच्छी उन्होंने रन्स भी बनाए, पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया उनके रन्स ने। तो अब ये दोनों जो है ये भी, तो कम से कम 4 तब्दीलियां, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तब्दीलियां भी हो सकती हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। तो साइम अयूब जो है वो अब आप उनको नहीं निकाल सकते, ये हो सकता है कि उसको आप जो है वो फ़खर को ऊपर ओपनर पे ले आए या कोई बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर दें, लेकिन फ़खर की वापसी होने जा रही है। अदरवाइज आपके पास सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो फ़खर जमान आपको
पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वापस नजर आ रहे हैं। लेकिन प्लेइंग 11 की बात करें तो बाबर और साइम ऑब्वियसली अगेन मुझे तो यही लगता है कि ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तीसरे नंबर पे उस्मान खेलेंगे या फखर खेलेंगे, अब ये बड़ा सवाल है। और मैं आई विश के तीसरे नंबर पे उस्मान खेलें, क्योंकि यार इस बंदे ने पूरा अपना कैरियर पाकिस्तान के लिए दांव पे लगा दिया। अब इसको इसके नंबर्स के ऊपर खेलने की मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पहले आप रिजवान को तीसरे नंबर पे ला रहे थे, वो तो अगले दोनों मैचेस से बाहर हो गया। तो कम से कम ये जो आखिरी 2 मैचेस हैं इसमें उस्मान खान को नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करवाने का मौका मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। फखर जमान की जहां तक बात है तो फखर जमान ऑलरेडी नंबर 4 पे खेल रहे थे। आपको पता है कि फखर जमान ऑलरेडी नंबर 4 पे खेल रहे थे। ठीक है, अगर आप उनको नहीं खिलाना चाहते, साइम की जगह लेके आना चाहते, तो फिर मतलब को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फखर जमान को जिस तरह का वो बल्लेबाज है, वो नंबर 4 पे भी वैसे ही है, नंबर 3 पे भी वैसे ही है। हाँ, अगर आप उसका बेटर यूज करना चाहते हैं तो बेस्ट ये है कि आप फखर और साइम के साथ, मैं फखर और साइम के साथ ओपनिंग करवाता, ठीक है, तीसरे नंबर पे उस्मान खान को लाता, चौथे पे बाबर आजम को लेके आता। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन, अगर ऊपर वाले टॉप तीनों जल्दी आउट हो जाए तो चौथा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है। लेकिन हमारे मुल्क में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि सब लोग यही चाहते हैं कि हम नंबर 1 पे खेलें। बाबर ने नंबर 3 पे अनस्टॉपेबल निस्फ सेंचुरियां स्कोर की हैं। देखा आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, मतलब वो बेहतरीन परफॉर्म करके आया, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि मैंने, मतलब जिद बनी हुई है कि मैंने नंबर 1 पे खेलना है, ओपनिंग करनी है। तो मैं तो ये करता, लेकिन अब लग यही रहा है कि बाबर और साइम ही ओपनिंग करेंगे तीसरे पे। मैं सजेस्ट करता हूं उस्मान, तो या उस्मान होगा या फखर होगा। बहरहाल इफ्तिखार उसके बाद आपको उम्मीद है कि इस बार जरा जल्दी आपको बैटिंग करते हुए नंबर 5 पे नजर आ जाए। अब जो अफरीदी है, माफ कीजिएगा, न्याजी है, न्याजी की जगह कौन आएगा? न्याजी की जगह जी 2 ऑप्शंस हैं। एक तो अगर आप उस्मान से विकेट कीपिंग करवाते हैं ना, तो फिर आप यहां पे साहिबजादा फरहान को ला सकते हैं, है तो ये भी ओपनर। और अगर आप प्रॉपर विकेट कीपर को लाना चाह रहे हैं तो हसीबुल्लाह विकेट कीपर के तौर पे एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास। हसीबुल्लाह को बतौर प्रॉपर विकेट कीपर आप नंबर 6 पे ला सकते हैं, एंड ही कैन हिट एज वेल। मतलब उसके पास शॉट्स भी हैं। वो T20 में अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पाया इस बार PSL में, बट ही इज अ कैपेबल प्लेयर। आपने उसको आजम खान की जगह वापस बुलाया है, ही इज इन द स्क्वाड, तो आप उसको 6 नंबर पे ला सकते हैं। साहिबजादा फरहान को अगर आपने लाना है तो फिर मेरे ख्याल में आपको उसको बतौर एक ओपनर के लाना पड़ेगा। उसके अलावा साहिबजादा फरहान 5वें, चौथे 5वें नंबर पे तो बुरी तरह नाकाम हुए, ठीक है। वो तो अगर कोई ओपनर आपका अनफिट होता है तो आप उसको ले आ सकते हैं। उसके बाद अब शादाब खान, 2 बंदे रेस्ट करवाए जा सकते हैं। या तो शादाब खान को रेस्ट करवा के आप इमाद वसीम को ले आए, ठीक है, या फिर आप अबरार को रेस्ट करवा के आप उसकी जगह इमाद वसीम को ले आए। मुझे ऐसा लगता है कि इब्रार को अब इस मैच में रेस्ट करवा दिया जाएगा। उसको 2 मैचेस मिल गए हैं, उसका अंदाजा हो गया है, तो शादाब टीम का हिस्सा होंगे, अबरार नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली उनको रेस्ट करवाया जाएगा और उनकी जगह इमाद वसीम को जरूर वापस लाना चाहिए। लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा? मेरे ख्याल में इमाद और आमिर दोनों को कमबैक इस मैच में होना चाहिए। पाकिस्तान को जरूरत है इनकी, पाकिस्तान इनके बगैर हारा है, इनको कॉम्बिनेशन में लाने की जरूरत है। हमें ये सीरीज जीतनी है, वरना बहुत बड़ी रुसवाई है। ये सीरीज अगर हम हार जाते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा पाकिस्तान के लिए। भले हम जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अब बाबर ने कहा जी हम कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में क्या है? कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं है, पहले वाले 4-5 आपके सामने हैं, तो कॉम्बिनेशन तो डिफरेंट ना हुआ। बस ये मतलब गली बाती कहने के तौर पे आप कह लेंगे जी डिफरेंट कॉम्बिनेशन वही है। इमाद और आमिर ये होने चाहिए। अब आमिर को किसकी जगह लाया जाएगा? देखिए, या तो आप आमिर को नसीम शाह की जगह लाइए, या आप आमिर को शाहीन शाह अफरीदी की जगह ला सकते हैं, या अब्बास आफरीदी की जगह ला सकते हैं। अब अब्बास आफरीदी को आपने सिर्फ एक मैच दिया है, वैसे तो आपने आमिर को भी एक ही मैच दिया था और आपने उसके बाद जो है वो उसको बाहर कर दिया था, तो किसी को भी यहां पे बाहर किया जा सकता है। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि शाहीन को रेस्ट मिलना चाहिए।
मैं ये सजेस्ट करता हूं कि शाहीन को रेस्ट दीजिए, साथ में आप जो है वो शाहीन की जगह आप आमिर को लेके आइए। उसके बाद आप अब्बास को अगर आप रेस्ट देना चाहते हैं तो आप जमान खान को मौका दीजिए, ही इज ऑल्सो बिहाइंड, ठीक है। या आप नसीम शाह की जगह, मतलब अगर आप इस मैच में नसीम शाह को रेस्ट देना चाहते हैं तो नसीम शाह को रेस्ट दीजिए। पिछले मैच में थोड़ी सी उसको मार भी पड़ी है तो उसको एक मैच का रेस्ट दीजिए, आखिरी में खिला लीजिएगा। उसकी जगह आप जो है वो आमिर को ले आइए, शाहीन को खिलाइए और अब्बास आफरीदी को मौका दीजिए। लेकिन अगर आप शाहीन को भी रेस्ट देना चाहते हैं तो आप जमान खान को लेके आ सकते हैं। तो ये यहां पे पता चलेगा कि पाकिस्तान कितनी ब्रेवरी का मुजाहरा करता है, पाकिस्तान की टीम कितनी बहादुरी का मुजाहरा करती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 4 से 5 तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं। 4 तो मुझे होती हुई नजर आ रही हैं, मिनिमम 4 तब्दीलियां मुझे होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब ये होंगी या नहीं होंगी एग्जैक्टली ये मैच से पहले हमें देखना पड़ेगा। लेकिन 2 तब्दीलियां कंफर्म है और 2 मजीद तब्दीलियां मेरे ख्याल में तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो मिनिमम भी अगर आप करें ना तो 3 तब्दीलियां तो होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट अगर आप आमिर को नहीं लाना चाहते तो इमाद को तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में आमिर और इमाद दोनों की वापसी बनती है, उनको अगले दोनों मैचेस मिलने चाहिए। और यहां पे आप जिनको आपने पहले दोनों मैचेस लगातार दिए हैं आप उनको रेस्ट करवा सकते हैं। जिनको दो मैचेस खेल चुके हैं उनको आप रेस्ट करवा सकते हैं। सो ये सिचुएशन है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन रही है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, अगेन करनी चाहिए और पाकिस्तान को 200 प्लस के हिसाब से खेलना चाहिए। आप कम से कम अप्रोच तो वो लेके आए ना। ये टुक टुक डिफेंसिव माइंडसेट अप्रोच से पाकिस्तान को बाहर निकलने की जरूरत है। पाकिस्तान की टीम बाहर निकलेगी इस डिफेंसिव माइंडसेट से तो ही पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है। वरना यकीन करें इस अप्रोच के साथ तो मुझे आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज है वो भी पाकिस्तान मुश्किल में दिखाई दे रहा है। कहीं आयरलैंड ही ना हमें धो डाले वहां पे अपने होम ग्राउंड में। वो कौन सा कोई आसान टीम होती है भाई, वो भी मुश्किल हरीफ साबित हो सकते हैं। तो इंग्लैंड तो खैर बहुत बड़ा मसला है, आयरलैंड से मैं परेशान हो जाऊंगा कि सिर्फ ये माइंडसेट जो है ये आपका चेंज होना चाहिए। और किसी ने नीचे कमेंट किया था, मैं नाम नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम में 140 से नीचे स्ट्राइक रेट का कोई बल्लेबाज नहीं होना चाहिए। और विल यू बिलीव दैट कि एक सिर्फ उस्मान खान है जो 140 प्लस से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। हमारा जो शादाब खान वो इस वक्त पुरानों में सबसे ऊपर वो है, 137 का स्ट्राइक रेट है उसका। ये अब आप अंदाजा लगाएं कि ये वो अप्रोच है जो जिस अप्रोच से हम T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या इस अप्रोच से T20 क्रिकेट खेलेंगे तो भाई फिर ये T20 क्रिकेट नहीं है, ये ODI क्रिकेट हो सकती है, ये टेस्ट क्रिकेट हो सकती है। टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, यही पॉजिटिविटी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया तो पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग नहीं करेगी। और उसकी एक वजह भी है जो कि मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सी समझदारी वाली वजह है पाकिस्तान के लिए। थोड़ी सी डिफेंसिव है लेकिन समझदारी वाली इसलिए क्योंकि लाहौर में शाम के वक्त जो है वो ड्यू है उसका फैक्टर आ सकता है। और पिछले मैच में भी पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, तो इस वजह से मुमकिन है कि पाकिस्तान जो है वो टॉस जीते और जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला करे, बाद में बैटिंग करे, क्योंकि ड्यू का इंपैक्ट जो है वो आ सकता है। तो इसलिए विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट होगा आई थिंक सो पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग अगर आपकी आ गई और अगर वहां पे पार स्कोर 180 है तो आपको 180 से नहीं, आपको कम से कम 210 तक जाना पड़ेगा। 25 से 30 रन का आपको मार्जिन रखना पड़ेगा ड्यू के फैक्टर को सामने रखते हुए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए जरूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।